हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये लेक्चर मैं NCERT क्लास 6 के साइंस का लेकर आया हूँ। इससे पहले जो है से चैप्टर नंबर 11 तक मैंने करा दिया है और वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। और NCERT सीरीज में जो है जो फाउंडेशन कोर्स मैं चला रहा हूँ NCERT का, उसमें 6 क्लास की NCERT जो है उसमें जो है से साइंस का जो है से 11 चैप्टर, ये जो है से आगे का जो भी चैप्टर है वो मैं करवा रहा हूँ 6 क्लास के साइंस का। और NCERT हिस्ट्री जो है 6 क्लास का वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ओल्ड और न्यू दोनों NCERT। और 7th क्लास के NCERT जो है स्टार्ट कर दिया, उसमें जो है से चैप्टर नंबर 4 तक जो है पहला वीडियो डाल दिया मैंने 1 to 4, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है से और भी वीडियो मैं डालूंगा। तो आज जो है ये साइंस का वीडियो है। तो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है NCERT का सिलेबस। तो आप जो है NCERT यहाँ से पूरा जो है आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन फॉर्मेट MCQ फॉर्मेट में दिया हुआ NCERT ही है और इसको जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो है आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और कहीं से भी। और उसके बाद जो है ये NCERT खत्म करने के बाद जो है मैं सप्लीमेंट्री बुक से भी तैयारी शुरू करवाऊंगा ताकि आपका दोनों कंप्लीट हो जाए NCERT और जो भी सप्लीमेंट्री बुक, बेस्ट सप्लीमेंट्री बुक है, उससे मैं जो है सारी तैयारी आपकी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की करवाऊंगा। खास करके 69 BPSC का जो तैयारी कर रहे हैं जो लोग, तो वो इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि जो है आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर हो सके BPSC की। बिहार स्पेशल भी यहीं पे मैं करवा दूंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम का नाम जो है इसी चैनल के नाम ISPCS होम्स के नाम से है। तो वहाँ जो भी PDF होता है, जो भी यहाँ मैं पढ़ाता हूँ वो PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वो वहाँ से आप लोग वो इसे डाउनलोड कर लिया कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस यहाँ से जुड़ सके और अपनी तैयारी को अच्छी कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है उसको देखेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो है 12वां नंबर का चैप्टर, ये है विद्युत तथा परिपथ। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है विद्युत सेल में उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। तो विद्युत सेल जो होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, तो उसमें जो है से रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल जो एलिमेंट होते हैं जिससे उसी से जो है से वो विद्युत उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। तो ये भी कथन सही है कि विद्युत सेल में जो है एक जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो ये भी कथन सही है कि जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसका उपयोग जो है से हम इलेक्ट्रिक करंट को जो है से रोकने या उसको जो है से प्रवाह करने के लिए करते हैं। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये कुछ चीजें दी गई हैं, उस पर हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला है थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती। और क्वेश्चन क्या कहता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से विद्युत चालक के उदाहरण है। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है से इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो है से एग्जाम्पल कौन सा है विद्युत चालक का उदाहरण। तो थर्मोकोल नहीं है, वायु नहीं है, मानव शरीर है, एल्यूमिनियम की पत्ती भी है। तो 3 और 4 जो है से विद्युत चालक का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत चालक किसको कहते हैं? जिसके थ्रू जो है से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, तो उसको जो है से विद्युत का चालक कहते हैं या इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चालक बता विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। तो विद्युत चालक, विद्युत रोधक यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर और जो है से इंसुलेटर से संबंधित जो है कथन स्टेटमेंट है उसको देखेंगे हम लोग क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो विद्युत चालक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देते हैं वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। तो ये कथन सही है कि जिस पदार्थ में जो है से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है से पास करती है उसको जो है विद्युत चालक कहते हैं, और जिससे नहीं होती है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है उसको विद्युत रोधक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो ये कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे विद्युत चालक, तथा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत रोधक। ये कथन भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसमें जो है ये सब कथन जो है वो इससे संबंधित है। आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, तो वो होता है फिलामेंट। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, फिलामेंट होता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट जो है फिलामेंट के थ्रू जो पास करती है जब तो उसमें जो है वो फिलामेंट जल जाता है। और ज़्यादातर जो फिलामेंट वो टंगस्टन का बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, और क्योंकि उसका जो है बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो स्टेटमेंट दिया गया उस पर हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होता है। तो जो बंद होता है जो उसका जो ये जो है उसका जो पाथ जो बंद होता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसमें क्या होता है कि एक सेल से दूसरे टर्मिनल एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो ये कथन जो है वो सही है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है। तो ये कथन गलत है। स्विच जो है जटिल युक्ति नहीं है बल्कि एक सरल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के जो है प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने का कार्य किया जाता है। तो ये जो है ये कथन गलत है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन केवल एक। नेक्स्ट है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो मैग्नेट के बारे में यहाँ पर दिया गया, मैग्नेट चैप्टर है, उसके हम लोग देखते हैं 13वां नंबर का चैप्टर है। तो चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये मैग्नेट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, उस पर देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, तो ये सही है कि मैग्नेटाइट जो है एक नेचुरल मैग्नेट है, ये कथन एकदम सही है। चुंबक कुछ पदार्थ को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये भी कथन सही है कि जो है मैग्नेट अपनी तरफ जो है कुछ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको जो है मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। तो ये कथन सही है। दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो ये कथन गलत है। दो चुंबक का जो है समान ध्रुव जो होता है वो एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षण करते हैं और असमान ध्रुव जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब जो सेम पोल जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है और जो अपोजिट पोल होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और इसका जो है नॉर्थ और साउथ पोल के डायरेक्शन बताता है चुंबक। अब नेक्स्ट है चुंबकीय। तो चुंबकीय जो है वो क्या है, तो वो कोबाल्ट है। ये जो है चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम, ये सब जो है एक चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या है, कोबाल्ट है। और उसका मैग्नस कौन था, तो यूनान जिसने चुंबक की खोज की थी, यूनानी ये था, साइंटिस्ट था जिसने चुंबक की खोज की, मैग्नस। मैग्नेटाइट क्या है, प्राकृतिक चुंबक है, नेचुरल मैग्नेट है। और चुंबकीय क्या है, तो नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट क्या है, तो मिट्टी जो है एक नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट है, ये मैग्नेट से की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसका जो हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिया गया, उस पर हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिण दो ध्रुव होते हैं। तो ये कथन सही है कि प्रत्येक चुंबक का जो है नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो ये सही है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। तो चुंबक को गर्म या ऊंचाई से गिराते हैं या उस पर चोट मारते हैं, उसको पीटते हैं, तो उसका जो है चुंबकीय गुण जो है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये कथन भी सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। तो ये कथन भी सही है कि जब हम चुंबक को जो है फ्री जो है लटकाते हैं तो वो जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो है दोनों में जो है उसका जो है पोल हो जाता है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। तो ये गलत है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है सिर्फ एक ही आकार का नहीं बल्कि बहुत सारे आकारों में बनाया जा सकता है। तो 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर 13वां चैप्टर खत्म हो गया। अब हम 14वां चैप्टर जो है जल वाटर के रूप में है। तो देखते हैं क्या है। पहला के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ चीजें, देखते हैं क्या क्या है। पहला है वाष्पन, वाष्पोषण, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, संघनन, कंडेंसेशन। तो ये 3 जो है दिया गया है। उसके बारे में क्या कहता है इसमें
के उपयुक्त में से किस या किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है। तो ये किसके कारण जो है से जब आप जो है से जब बर्फ से भरा जो है से किसी इसमें गिलास में आइस रख दीजिएगा तो बाहर में जो है उसके पानी जो है आप देखिएगा वो हो जाता है गिलास के आ जाता है। तो किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो वो होता है संघनन। ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कंडेंसेशन के कारण जो है से लिक्विड जो है वो कंडेंस्ड हो जाता है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। वाष्पन यानी इवेपोरेशन जो है से वो इवेपोरेट होता है, वाटर जो है वाटर वेपर जो है इवेपोरेट होकर जो है से बादल जो बनता है वायु में जाता है, इसको वाष्पोत्सर्जन जो है जो भी जो है ट्रांसपिरेशन जो पौधे जो है अपनी पानी को जो निकालते हैं अपने पत्तियों के द्वारा उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वह वाटर वेपर जब लिक्विड स्टेट में आया था तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट है जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वाटर साइकिल के रिलेटेड जो है दिया गया कि वाटर साइकिल से क्या चीज सही, वाटर साइकिल के बारे में क्या चीज इसमें दिया गया है, कौन सा सही है कौन गलत है। तो वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। तो वायु में जल जो है वाष्पन तथा संघनन नहीं, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन यानी इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वायु में जल जो है प्रवेश करता है। ये कथन गलत है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये कथन भी गलत है क्योंकि इसका जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो महत्वपूर्ण नहीं होती है कि वाटर को जो दोबारा जो है से अर्थ पे लाने में ये प्रक्रिया जो है महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कंडेंसेशन जो महत्वपूर्ण है। तो इसका जो ऑप्शन ये 2 भी गलत हो जाएगा। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। तो ये कथन जो है सही है कि वायु में जो है जो प्रविष्ट जल होता है, जो वायु में जो वाटर वेपर होता है उसी से जो है कंडेंसेशन के थ्रू जो है वर्षा, बादल, ओले बादल बनते हैं और उसमें जो है उसी के थ्रू जो है बारिश होती है, ओले पड़ते हैं या जो है बर्फ जो गिरता है तो उसी के थ्रू धरती पर वापस वो उस फॉर्म में आ जाता है। तो ऑप्शन 3 जो है केवल सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 सही है, तो केवल सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। तो ये कथन सही है कि बारिश का जो है पानी जो है रेन वाटर को जो हम लोग हार्वेस्ट कहते हैं उसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो ये कथन सही है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता है। तो ये भी कथन जो है वो सही है कि समुद्र और महासागर, ओशन वगैरह के जो पानी होते हैं, जल होते हैं, उसमें जो है नमक घुला होता है जिसके कारण जो उसका पानी खारा होता है, जो हम जिसकी वजह से उसको हम पी नहीं सकते हैं, तो पीने योग्य नहीं होता। तो ये भी कथन सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोनों कथन सत्य है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता है। तो राइम ऑफ द एंशिएंट कविता के रचयिता जो है वो कौन थे? तो वो थे एसटी कोलरिज। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1798 में इसने ये कविता लिखी थी, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और उसी में जो है उस कविता का जो है एक लाइन था, वहां जो है एक जो है महासागर में भटक जाता है जिसको एक नाविक, तो जिसको पानी नहीं मिलता, तो इसी पर उसने कविता लिखा था और कविता के लाइन थे जो हिंदी में दिया गया है। इसमें स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ भी जो है स्टेटमेंट दिया गया है, देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो ये सही है कि गतिशील वायु जो है उसको पवन कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती है। तो ये कथन गलत है। वायु जो है स्थान घेरती है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। तो ये भी कथन सही है कि वायु की जो परत है जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, जिसे देख सकते हैं। तो ये कथन गलत है कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है लेकिन उसे हम देख नहीं सकते हैं। तो 2 और 4 गलत है, इसमें 1 और 3 सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं कौन सा है? 2 और 4। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि
कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। तो देखते हैं कथन क्या है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। तो ये कथन सही है कि जलीय प्राणी जो है श्वसन के लिए जो है, सांस लेने के लिए जो है वायु में घुली जो है, जल में जो घुली वायु है उसका उपयोग करते हैं। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। तो ये भी कथन जो है सही है कि वायु जो है इसका मिश्रण है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों जो है अपने अपने जगह पे सही है। तो ए और बी दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। तो जलने में जो है कौन सा वायु घटक सहायक होता है, तो वो होता है इसमें ऑक्सीजन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है इसमें सहायक होता है। नेक्स्ट है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो कचरा जो है, वेस्ट जो है, उसके बारे में दिया गया है। रबिश जो होता है उसके बारे में दिया गया है कि कैसे जो है उसका मैनेजमेंट करें और जो है उसका कैसे निपटारा किया जाए, तो वो दिया गया है। तो कथन देखते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुए का प्रयोग होता है। इन लाल केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्मी कंपोस्टिंग जो करते हैं उसमें लाल केचुए का प्रयोग करते हैं। इस लाल केचुए के बारे में दिया गया है। लाल केचुए के दांत नहीं होते, ये भोजन को गिजट की सहायता से पीसते हैं। तो ये कथन सत्य है कि लाल केचुआ जो होता है उसको दांत नहीं होता, वो भोजन को गिजट की सहायता, गिजट उसमें होता है उसकी सहायता से पीसता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केचुआ की सहायता करता है। तो ये कथन भी सही है। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और केचुआ जो होता है उसको किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वो जो है से मिट्टी से जो है से इसको खाद बनाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिया गया उस पर देखते हैं। कागज का पुनर्चक्रण संभव है तथा पुनर्चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। तो ये सही है कि कागज का जो है पुनर्चक्रण संभव है, कागज को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको जो है उससे बहुत सारी उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो ये भी सही है कि कंपोस्टिंग के जरिए जो है प्लास्टिक का कंपोस्टिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, उससे जो है उसको जो है कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये सही है कि पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कथन सही है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। तो प्लास्टिक जो है किसी भी प्रकार का उसको गर्म करेंगे या जलाएंगे तो उसमें से हानिकारक गैस निकलती है। तो चारों कथन जो है इसमें सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। तो प्लास्टिक का दुरुपयोग से जो है कौन कौन दुष्परिणाम है, उसका जो है क्या इफेक्ट पड़ सकता है, बैड इफेक्ट क्या पड़ सकता है प्लास्टिक के दुरुपयोग से। खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना। तो खाद्य पदार्थों का जो है हानिकारक होगा और बहुत सारी गैसें निकलती हैं जिससे जो है कैंसर भी होता है। तो ये कथन सही है। पशुओं की मृत्यु का कारण, पशुओं का मृत्यु भी हो जाता है कि पशु जो है जब कचरा खाते हैं तो उसमें जो है से प्लास्टिक जो होता है उसको भी साथ साथ खा लेते हैं, वो पेट में चला जाता है, जिसके बाद जो है उसकी जो है बहुत सारी बीमारियां हो जाती है और वो पाचन नहीं कर पाता है और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। शहरों में जल भराव एवं बाढ़। तो ये भी कथन सही है कि नाले वगैरह में जो है प्लास्टिक आकर जम जाता है, जिसकी वजह से जो है पानी बाहर नहीं जा पाता है और जो है नाला पूरा भर जाता है और उसकी वजह से जो है जल भराव हो जाता है हर जगह और बाढ़ जो हो जाता है तो जलमग्न हो जाता है, तो वाटर लॉगिंग की समस्या भी हो जाती है। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो दोस्तों ये था एनसीईआरटी क्लास 6 का जो साइंस का जो था टोटल साइंस मैंने करा दिया, सारे चैप्टर इसमें 6 क्लास का ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो साइंस का जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अभी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।